हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी होम साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके बिहार स्टेट में भी काफी यूजफुल रहेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। तो आपको ये बताना है कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी हमारा 8 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी हमारा 6 से 8 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 2 से 6 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 2 से 6 वर्ष। तो 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? जिज्ञासु आयु कहते हैं। इस अवस्था को टॉय एज, प्रॉब्लम एज तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक को इसे खोज करने की उम्र कहा है। क्या कहा है? खोज करने की उम्र। खोज करने की उम्र कहा है और प्रश्न पूछने की उम्र। क्या? प्रश्न पूछने की उम्र तथा अवस्था और अनुकरण की अवस्था कहा है। किसकी अवस्था? अनुकरण यानी कि नकल करने की अवस्था कहा है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ये पूछते हैं ये क्या है, उनको बताओ ये पेड़ है, तो इसका नाम पेड़ किसने रखा, ये पेड़ क्यों है, ये चलता क्यों नहीं है, ये खाना क्यों नहीं खाता है। उनके पास क्वेश्चंस का भंडार रहता है, उनके क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होते। एक क्वेश्चन का आंसर दो तो दूसरा क्वेश्चन रेडी रहता है उनके पूछने के लिए। 2 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? जिज्ञासु आयु कहलाती है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी है हमारा जन्म से 4 सप्ताह तक एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा जन्म से 1 वर्ष तक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? नवजात अवस्था कहलाती है। हरलॉक ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट साइकोलॉजी में नवजात शब्द को क्या बताया? जन्म से 1 वर्ष तक के लिए बताया। और ये वाला क्वेश्चन है ना, नवजात शब्द, ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। कहीं आपको ये जन्म से 15 दिन तक देखने को मिल जाएगा नवजात शब्द, कहीं आपको जन्म से लेकर एक महीने तक मिल जाएगा, कहीं आपको जन्म से लेकर 1 वर्ष तक दिखेगा तथा माना हमारा अक्सर ये जाता है कि जन्म से 2 वर्ष तक। तो नवजात शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बालक के लिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान सामान्यता होता है। तो आपको ये बताना है कि शरीर का तापमान सामान्यता कितना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको हम ये लिख सकते हैं 47 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को कहीं कहीं आंसर ये भी देखने को मिलता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन ये गलत ऑप्शन है हमारा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर जाता है तो यह स्थिति क्या, कौन सी स्थिति कहलाती है? तब यह स्थिति बुखार या ज्वर की स्थिति कहलाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे वह क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, या एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि उभयस्थ, या बहिमुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि उभयस्थ। तो वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं वह कौन से बालक कहलाते हैं? वह उभयहस्त कहलाते हैं। यानी कि एक ही काम को करने के लिए अपने दोनों यानी कि एक साथ हुए कार्य करने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो कौन से बालक कहलाते हैं? वह उभयहस्त वाले बालक कहलाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन यानी कि निपसेट NIPCC की स्थापना कब हुई। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा 4 जुलाई 1975 एंड ऑप्शन बी हमारा 3 मई 1975, ऑप्शन सी हमारा 5 जुलाई 1978 एंड लास्ट ऑप्शन हमारा 8 मार्च 1945। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो भी ऑप्शन दिए हैं ना, ये सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? इसके सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं।
तो हम ये देख लेते हैं निफ्ट की स्थापना हमारी हुई कब। तो हमारी निफ्ट की स्थापना हुई 28 फरवरी। कब हुई? 28 फरवरी 1966। तो कब हुई निफ्ट की स्थापना? 28 फरवरी 1968। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे। ऑप्शन ए हमारा ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी हमारा गुर्दा प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी हमारा रुधिर आदान एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी ना तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ना ही गुर्दा प्रत्यारोपण होता है और ना ही रुधिर आदान होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। किसका प्रतिस्थापन है? कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन है। अर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ किसका? अर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से। किसके निर्माण से है? जोड़ के निर्माण से, जिसका उद्देश्य है दर्द से छुटकारा दिलाकर चलने की क्षमता ठीक करना तथा मांसपेशियों को शक्ति को सुधारता है। अर्थराइटिस या अन्य किन्हीं कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों को प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस प्रक्रिया द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो क्या अर्थ होता है अर्थोप्लास्टी का? अर्थोप्लास्टी का अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से। जोड़ के निर्माण से। निर्माण से। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको डेफिनेशन बतानी है कि ये किसने दी है। डेफिनेशन ये है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है? ये जिन्सबर्ग ने कहा है या फ्रॉइड ने कहा है या स्टर्न ने कहा है या टर्मन ने कहा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि स्टर्न ने कहा है। स्टर्न ने क्या बताया? स्टर्न ने ही बताया कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। क्या? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि। ये किसने बताया? ये स्टर्न ने बताया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन ए हमारा एलिथ्रिन, ऑप्शन बी हमारा सल्फर एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा पॉलीथ्रिन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा एसिटिलीन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एलिथ्रिन, यानी कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रिन होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है किंडरगार्टन के जन्मदाता है। तो आपको ये बताना है किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है। ऑप्शन दिए हुए हमारे। ऑप्शन ए हमारा फ्रॉबेल, ऑप्शन बी हमारा जॉन डिवी, ऑप्शन सी हमारा मौरिया मॉन्टेसरी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा मैकमिलन बहने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए यानी कि फ्रॉबेल। तो किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल है। अब किंडरगार्टन का अर्थ होता है किसका? किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। क्या होता है? बच्चों का उद्यान। और यह बच्चों का एक छोटा स्कूल होता है जहां बच्चों को जैसे चटाई बुनना, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम व गाने सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षण कार्य अधिकांशतः कौन करता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन करता है? महिलाएं करती हैं अधिकतर शिक्षण कार्य। तो किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल है। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है? किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। अगर आप ये भूल जाओ ना तो ऐसे भी किंडरगार्टन यानी कि गार्डन, गार्डन में फूल खिलते हैं। तो किसने बताया किसके कौन है इसके जन्मदाता? फ्रॉबेल है। और इसी तरह मारिया मॉन्टेसरी इसके जन्मदाता, मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता है। मॉन्टेसरी विधि की जन्मदाता है। मॉन्टेसरी विधि की मॉन्टेसरी विधि की जन्मदाता कौन है? मौरिया मॉन्टेसरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कार्पस ल्यूटियम डैश स्त्रावित करती है। तो आपको बताना है कार्पस ल्यूटियम क्या स्त्रावित करती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन यानी कि ए और सी दोनों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि ए और सी दोनों, यानी कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कौन स्त्रावित करती है? कार्पस ल्यूटियम। ये एक फीमेल हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ये फीमेल हार्मोन होता है। इसका स्राव प्यूबर्टी एज में होता है। कौन सी एज में होता है इसका स्राव? प्यूबर्टी एज में। कौन सी एज में? प्यूबर्टी एज में इस हार्मोन का स्राव होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
थायराइड ग्रंथि, क्या थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है हमारा 2, ऑप्शन बी हमारा 3 एंड ऑप्शन सी है हमारा 4 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 6। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। तो थायराइड ग्रंथि हमारे 2 खंडों में बनी होती है। कितने खंडों में? 2 खंडों में बनी होती है। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है बहुत से कार्य को एक साथ करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा समूहीकरण, ऑप्शन बी हमारा अंतर्ग्रथित, ऑप्शन सी हमारा संयुक्त करना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए समूहीकरण, यानी कि बहुत से कार्य को एक साथ करने को क्या कहते हैं? समूहीकरण कहते हैं। जब एक ही समय में बहुत सारे कार्य को एक ही साथ किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समूहीकरण कहा जाता है। इस समूहीकरण प्रक्रिया द्वारा कार्य करने वाला व्यक्ति समय की बचत करता है और कई कार्यों को एक साथ करने में निपुण हो जाता है। किसकी बचत करता है? वो समय और ऊर्जा की बचत करता है। आज का अगला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। यह किसने कहा है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा फ्राइड, ऑप्शन बी हमारा ग्रास और कैंडल, ये फेडल नहीं है कैंडल होगा, ग्रास एवं कैंडल, ऑप्शन सी हमारा पिगेट एंड लास्ट ऑप्शन हमारा क्लाइड कुलिक होहिम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रास एवं कैंडल ने क्या कहा है? ये बताया है कि मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा करने वाले तत्व हैं। किसको? मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन को संभव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? तो आपको ये बताना है कि कितने वर्ष के नीचे यानी कि कितने वर्ष तक बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं। ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा 20 वर्ष, ऑप्शन बी हमारा 18 वर्ष एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 22 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी यानी कि 18 वर्ष। तो 18 वर्ष के नीचे के बालक बच्चे क्या कहलाते हैं? बाल अपराधी कहलाते हैं। कौन से? 18 वर्ष की आयु से कम के बालक क्या कहलाते हैं? बाल अपराधी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक शिशु घुटने के बल चलना जिस आयु में प्रारंभ करता है यह क्या है? यानी कि किस उम्र का बच्चा घुटने के बल चलना शुरू कर देता है? ऑप्शन दिए हो हमारे, ऑप्शन ए हमारा 3 से 5 महीने, ऑप्शन बी हमारा 7 से 9 महीने, ऑप्शन सी हमारा 10 से 12 महीने एंड ऑप्शन डी हमारा 1 वर्ष के बाद। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 7 से 9 महीने। तो एक शिशु घुटने के बल चलना 7 से 9 महीने में शुरू कर देता है। क्लियर है आपको इसका आंसर? आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम यह अधिनियम कब पारित हुआ यानी कि कब अधिनियमित हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1986, ऑप्शन बी हमारा 1956, ऑप्शन सी हमारा 2013, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है हमारा 2012। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि 2012। तो 2012 में ही बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, इनसे जुड़े हुए फैक्ट लगते हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत काम आएंगे आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है पट्टी बांधने के लिए किस गार्ड का प्रयोग किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा रीफ गार्ड, ऑप्शन बी हमारा लॉन्ग रूपी हिच, ऑप्शन सी हमारा फिशरमैन गार्ड एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा रोलिंग हिच। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि रीफ गार्ड। तो पट्टी बांधने के लिए रीफ गार्ड का प्रयोग किया जाता है। जो रीफ गार्ड होती है ना, तो रीफ गार्ड पेशेंट के शरीर में चुभती नहीं है, इसे पार्सल गार्ड, कौन सी गार्ड? पार्सल गार्ड, चिपटी गार्ड, चौकोर गार्ड भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसे? पार्सल गार्ड, चपटी गार्ड यानी कि चिपटी गार्ड या चपटी गार्ड या चौकोर गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रीफ गार्ड को। तो कभी कभी आपको रीफ गार्ड ना देगा या तो पार्सल गार्ड देगा या चिपटी गार्ड दे देगा या चौकोर गार्ड दे देगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा नयन, ऑप्शन बी हमारा फेफड़े, ऑप्शन सी है हमारा हृदय एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा गुर्दा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी यानी कि गुर्दा यानी कि किडनी। तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो किडनी के कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है। गुर्दे को क्या बोला जाता है, किडनी। तो डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होती है, डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दे के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आपको ये बताया नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे, ऑप्शन ए हमारा रटने से, ऑप्शन बी हमारा ज्ञान हस्तांतरण से, ऑप्शन सी हमारा अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से एंड लास्ट ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है हस्तलेख समस्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ हमारा अप्रेक्सिया, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्ग्राफिया एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा डिस्प्रोसिटी एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि डिस्ग्राफिया। तो हस्तलेखन को क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो अगर आप लोग ये भूल जाओ कि किसको कहते हैं हस्तलेखन से, तो क्या बनाते हैं, डिस्ग्राफिया ग्राफ। तो ग्राफ किससे बनाते हैं हम, जैसे बार ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, तो ग्राफ हम किससे बनाते हैं, हम हाथ से बनाते हैं। तो हस्तलेख की समस्या कौन सी हो गई हमारी, डिस्ग्राफिया हो गई। कौन सी हो गई, डिस्ग्राफिया। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है हमसे शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हमारा ग्लिसरीन का, ऑप्शन बी हमारा बोरिक लोशन का एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा जैतून के तेल का एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी का। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बोरिक लोशन का, यानी कि शिशु का गला साफ करने के लिए बोरिक लोशन का प्रयोग करना चाहिए। ग्लिसरीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही जैतून के तेल का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए आपको, बोरिक लोशन का। आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। पूछा गया है हमसे तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का प्रयोग करते हैं, किससे करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हमारे गर्म पानी की पट्टी, सादे पानी की पट्टी, बर्फ की पट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि बर्फ की पट्टी। तो तेज बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए बर्फ की पट्टी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हुए हमारे, इसमें ऑप्शन ए हमारा अच्छा शारीरिक गठन व पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकसित करना, ऑप्शन बी हमारा स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अभिवृत्तियां विकसित करना एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो नर्सरी स्कूल का उद्देश्य होता है अच्छा शरीर गठन व पर्याप्त गत्यात्मक समन्वय विकसित करना और स्वास्थ्य की अच्छी आदतें विकसित करना तथा संवेगात्मक परिपक्वता एवं अच्छी अभिवृत्तियां विकसित करना। ये तीनों ही क्या होते हैं, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए MMR का टीका, किसका टीका, MMR यानी कि मीजल्स मम्स रूबेला का टीका किस आयु में लगता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए हमारा 3 माह में, ऑप्शन बी हमारा 9 से 12 माह में, ऑप्शन सी हमारा 15 से 18 माह में एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 16 से 24 माह में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 15 से 12 माह में। तो खसरा, गलसुआ और रुबेला के लिए MMR का टीका 15 से 18 माह में लगता है। MMR की फुल फॉर्म क्या होगी, मीजल्स मम्स एंड रुबेला, क्या हो जाएगी, मीजल्स मम्स रूबेला। इसका टीका कब लगता है, 15 से 18 माह की आयु में लगता है।
अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। तो आपको ये बताना है पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा 1947, ऑप्शन बी है हमारा 1951 एंड ऑप्शन सी है हमारा 1948 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा 1952। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1951। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू की गई। कब शुरू की गई? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल सन 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर के समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। यह कब लागू की गई यह योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमसे, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा 1956, ऑप्शन बी हमारा 1986, ऑप्शन सी हमारा 1975 एंड ऑप्शन डी है हमारा यानी कि लास्ट ऑप्शन है हमारा 1996। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1986। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया? 1986 को पारित किया गया। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में हुई। कहाँ हुई? अहमदाबाद गुजरात में हुई। प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 जून को। और इसकी हर वर्ष कुछ थीम रखी जाती है। तो इसमें 5 जून 2025 की थीम हम देख लेते हैं। 5 जून 2025 की पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना। क्या थीम थी हमारी? प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना। कई बार आपके एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है। तो क्या थीम है 2025 की? ये रिसेंट क्वेश्चन है तो आपको ये याद रहना चाहिए। तो 5 जून 2025 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इसमें सब लोग मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं। किसके? मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग में। तो इसमें ऑप्शन दिए हुआ हमारे, ऑप्शन ए हमारा सेरिब्रम, ऑप्शन बी हमारा सेरिबेलम एंड ऑप्शन सी हमारा मेडुला एंड लास्ट ऑप्शन हमारा पोन्स वेरुली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सेरिब्रम यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? सेरिब्रम। बड़ा है तो ब्रम लास्ट में आ जाएगा। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम 2 गोलार्धों का बना होता है। प्रत्येक गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं जिनके कारण यह कितने भागों में बटा होते हैं? 4 भागों में बट जाता है। इन 4 भागों के नाम है फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली या ऑक्सीपिटल पाली। क्या नाम है इन चारों के? फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली, टेम्पोरल पाली या ऑक्सीपिटल पाली। हमारा पी हो जाएगा यानी कि पैराइटल पाली। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम पाली। अगर आप भूल जाओ तो बाद से बड़ा और लास्ट में क्या आ जाएगा? ब्रम। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है हमारा? सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का समीकरण किसने विकसित किया? यानी कि आईक्यू का समीकरण किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा स्टर्न, ऑप्शन बी हमारा बिने, ऑप्शन सी हमारा टर्मन एंड लास्ट ऑप्शन हमारा स्पीयरमैन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी टर्मन यानी कि टर्मन ने ही बुद्धि लब्धि का समीकरण दिया। हम ये देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि का समीकरण क्या होता है। क्या हो जाएगा इसका? बुद्धि लब्धि का सूत्र मानसिक आयु, शॉर्ट में लिख देती हूँ ये, मानसिक आयु और वास्तविक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ये क्या है? आईक्यू का समीकरण है जो किसने दिया था? जो टर्मन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विकास प्रभावित होता है। तो आपको ये बताना है विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, ऑप्शन ए हमारा वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी हमारा वातावरण से एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा ना वंशानुक्रम से और ना वातावरण से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो जहां विकास होगा वहां वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। आनुवंशिक कारक के अंतर्गत
जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार तथा बुद्धि आदि को बालकों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और वातावरण से संबंधित अनेक कारक व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक विकास पर वातावरण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, परंतु मानसिक विकास पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। परिवेश का यह प्रभाव बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था और जीवन के अंतिम क्षण तक पड़ता है। कब तक पड़ता है? गर्भावस्था से लेकर या जन्म से लेकर कब तक पड़ता है? मृत्यु तक पड़ता है। ठीक है, किसका? वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? इसमें ऑप्शन दिए हुए हमारे हैविंग हर्स्ट, ये हैविंग हो जाएगा, हैविंग हर्स्ट, गिलफोर्ड, थर्ड ऑप्शन है हमारा पियाजे एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा पावलोव। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हैविंग हर्स्ट, यानी कि विकासात्मक कार्य हैविंग हर्स्ट के द्वारा दिए गए। विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों की सफलता पूर्वक पूर्ण करने में फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता अनुभव होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। तो विकासात्मक कार्य किसने दिए? हैविंग हर्स्ट द्वारा दिए गए थे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोगों को आने वाली नेक्स्ट अगली क्लास का भी नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।